हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 9 का ये हमारा साइंस चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5। और पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 5 की कुछ चीज़ें बताई थी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था और आज हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था यहाँ से डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल्स, सेल के बारे में और किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें बताई। तो हमने उसमें फर्स्ट देखा था रॉबर्ट हुक के बारे में, जो कि इसमें पिछले वीडियो में भी काफ़ी हमने इस चीज़ पर चर्चा किया था, रॉबर्ट हुक के बारे में। नेक्स्ट है हमारा है सेकंड पॉइंट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये हमारे साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में इन्होंने क्या किया था कि तालाब से, है ना, पॉन्ड वाटर को लिया था इन्होंने, यानी कि तालाब से पानी को ले करके और उसको जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में, काफ़ी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो तो बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था, और इन्होंने उस माइक्रोस्कोप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। तो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में उन्होंने जो तालाब से पानी लेकर के और उसको जब देखा तो उसमें उनको दिखाई दिए कुछ बैक्टीरिया, कुछ स्पर्म्स, है ना, कुछ यूग्लिना, इस तरीके के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको दिखाई दिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बड़ी, मतलब नॉलेज, कुछ नॉलेज जो है सबने, जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब फाउंडेशन रखा सेल के बारे में, तो उसके बाद सभी साइंटिस्ट का उसकी तरफ झुकाव हो गया था। सब इच्छुक थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल के बारे में जाना जा सके। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये सारी बातें बताई, जो उन्होंने ये चीज़ देखा कि हाँ वाकई सेल्स, हमारे आसपास बहुत सारे सेल्स हैं। और ये चीज़ उन्होंने कहाँ से देखा था? तालाब से एक बूंद पानी में उन्होंने देखा कि इसमें भी बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल हैं, मतलब एक एक सेल यहाँ पर भी उनको दिखाई दिया। ठीक है, और ये बात है 1674 की, बहुत पहले की बात है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, अब देखिए 1831 है ना, 1674 के बाद आप देख रहे हैं 1831 है ना, बहुत काफ़ी लंबा टाइम है। इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का, है ना, ये पहले थे। ही फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, जो वो आर्चिड रूट है ना, कुछ एक पौधा होता है, उसके रूट में इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ थोड़ा, जो हमारा सेल होता है, ये हमारा अगर सेल है तो इस सेल में कि यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस, अभी तो हम खैर सेल अभी शुरू किए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ आपको कि ये सेल है हमारा, तो सेल में ये न्यूक्लियस होता है बीच में या साइड में न्यूक्लियस होता है। इस चीज़ के बारे में हमको किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में, यानी कि आप देखिए 1674 के बाद हम 1831 में आ गए, और जिज्ञासा हमारी वैसे ही रही और वैसे ही इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा जो है वो चलती रही, और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आते गए। तो डिस्कवर किया था इन्होंने न्यूक्लियस का, रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ में देखा था इन्होंने? तो ऑर्चिड का रूट जो होता है, एक पौधा होता है ऑर्चिड, उसके जो उसका रूट होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं, उनके सेल में इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई। ठीक है, नेक्स्ट आ गए जे.ई. पुरकिंजे। इन्होंने 1839 में, है ना, इनके देखिए यहाँ पर भी हमारे कुछ ईयर्स के डिस्टेंस हैं। 39 है ना, यहाँ पे 31 था, यहाँ पे 39 में इन्होंने अब कुछ और चीज़ें बताई इन सेल के बारे में, कि एक्चुअल में इन्होंने बताया था न्यूक्लियस, फिर इन्होंने बताया कि कुछ इसमें इस तरीके का एक जेली लाइक लिक्विड होता है। ठीक है, जेली लाइक सेमी सॉलिड यहाँ पर लिक्विड पाया जाता है इसमें, और उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, कि एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है सेल के अंदर, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये बात बताया जे.ई. पुरकिंजे ने। ठीक है, आगे हम इसी तरीके से बढ़ते गए। फिर आए हक्सले आए 1868 में। आप डिफरेंस देखते चलिए ईयर में, और आप देखिए कि कितने साल लग गए हमको ये चीज़ जानने में कि एक सेल, हम लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जानने में हमको कितना लॉन्ग टाइम लग गया। तो आगे उसके बाद टी हक्सले 1668 में आए, और इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो एक्चुअल में होता है, जो कि पुरकिंजे ने बताया था कि सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। यानी कि सेल अगर जिंदा है तो वो उस प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही जिंदा होता है, उस लिक्विड की वजह से ही जिंदा होता है। जब वो लिक्विड किसी सेल का अगर खत्म हो जाता है या लिक्विड सूख जाता है, तो वो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल भी मर जाता है। ये बात बताया हक्सले ने।
ठीक है। इसी तरीके से हम आगे जानते चलेंगे। नेक्स्ट आए स्लाइडेन और स्वान। ये दो साइंटिस्ट हमारे थे, J.M. स्लाइडेन 1938। अब आप देख लीजिए डिफरेंस है ना, 1938 और स्वान, दो ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, इन्होंने सेल थ्योरी बताया, ठीक है ना, सेल थ्योरी दिया, यानी कि सेल के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। यहाँ पर आपको एक छोटा सा 3 पॉइंट केवल दिया गया है सेल थ्योरी के बारे में। हालांकि इन्होंने काफ़ी बड़ा है ना, एक लंबा चौड़ा सेल थ्योरी दिया है, यानी कि सेल के बारे में बहुत सारी बातें उसमें बताई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सेल थ्योरी बताया और सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, पहली पॉइंट इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने सबसे पहला तो ये बताया कि जितने भी लिविंग होते हैं, प्लांट्स है या एनिमल्स है, वो सेल से बने होते हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, सेल से ही ये बने होते हैं। नंबर 2, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है वो एक यूनिट है ना, मतलब हमारी जिंदगी एक सेल से ही शुरू होती है। हमारे बॉडी का हमारा जो यूनिट होता है वो होता है सेल, और ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि इसी के अंदर सारे फंक्शन होते हैं, ये सारे फंक्शन को मेंटेन करता है और प्लस ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है। इस वजह से इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 इन्होंने क्या बताया कि ऑल सेल, ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 क्या बताया इन्होंने, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बेसिकली है ना, जितने भी यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, वो उनके किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम सेल की बात करें, हम चाहे प्लांट्स के सेल की, अगर हम पौधों को ले रहे हैं तो आप जितने भी वेराइटीज के प्लांट्स देखेंगे उन सब के जो सेल होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, सब एक जैसे होते हैं। यदि हम एनिमल्स की बात करें, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा इंसान है, चाहे कोई तीसरा इंसान है, कोई भी इंसान है, उसका जो सेल होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली सिमिलर होगा, उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है। ये हो गया ये स्लाइडेन और स्वान ने ये थ्योरी दिया था जो है ना सेल थ्योरी, इसके 3 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखिए विर्चो में आ जाते हैं, है ना। इन्होंने विर्चो जो थे ये 1855 में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि इन्होंने कुछ और स्टडी किया और पता करके इन्होंने क्या बताया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि कोई भी जो नया सेल होता है एक्चुअल में ये पिछले सेल से ही बना होता है, यानी कि सेल की उत्पत्ति कोई नया, इस तरीके से हम उसको कोई लैब से नहीं बना सकते, है ना, कि हमने एक नया सेल बना दिया, नहीं, किसी भी नए सेल की उत्पत्ति पुराने सेल से ही होती है। एक सेल जो होता है वही डिवाइड होता है और वो जाकर के आगे नए सेल को जन्म देता है, यानी कि सेल से ही सेल बनता है, ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला, है ना, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये वर्ड एक ये लाइन है और इसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, यानी कि सारे सेल जो होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। ये चीजें सारे सेल जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए दिस स्टेटमेंट इज नाउ, इसको बाद में सेल थ्योरी में इस चीज को इन्होंने काफी बड़ी बात ये बोली थी, जो कि हम आगे देखेंगे अभी कि हमारी जिंदगी भी जो है होती है वो एक सेल से ही शुरू होती है। एक सेल के होते हैं जब हम होते हैं तो, ठीक है, जब हमारी जिंदगी शुरू होती है, यानी कि मदर की बॉडी में जब हमारी लाइफ वहाँ से जर्नी शुरू होती है तो उस समय हम सिर्फ एक सेल के होते हैं। तो एक सेल से ही हमारी पूरी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो सेल से ही सेल का उत्पत्ति होता है, इसी को बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। और बाद में ये पॉइंट बिल्कुल सही निकला, तो इसको जो है सेल थ्योरी में स्लाइडेन और स्वान ने इसको सेल थ्योरी में भी एंटर कर लिया, इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया गया। उसके बाद है मैक्सनोल एंड ई रुस्का। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, इम्प्रूव्ड वर्जन, इन्होंने 1940 और 1941 इन्होंने जो है इतने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, इन्होंने इन्वेंशन किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, देखिए माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं, अब एक माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। सेल में हमको दिखाई देगा, अच्छा ठीक है ना, ये एक शेप दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ डिटेल में नहीं देख सकते। फिर हमारे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, चलो इसमें भी हमको थोड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा हम नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इनके द्वारा इन्वेंशन किया गया था उसमें हम काफ़ी डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं, सेल के हम अंदर जाकर के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इन्वेंशन किया गया इनके द्वारा 1931 में नॉल और
ई रुस्का के द्वारा इनका इन्वेंशन किया गया। अब ये हो गए हमारे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स, बेसिक टूल्स एंड टेक्निक ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में यही यहाँ पे अब हम आगे पढ़ेंगे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सेल को जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है, ये आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो तरह तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में क्या हो गया कि उसमें चेंजेस करते गए हम, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा उसको चेंज उसमें जो उसको और इम्प्रूव इस तरीके से करते गए। जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता गया है। आज हम सबके पास स्मार्टफोन है तो उसमें भी इंप्रूवमेंट अभी जारी है, चल रहा है। उसी तरीके से माइक्रोस्कोप में भी इंप्रूवमेंट करते करते कुछ इस तरीके के माइक्रोस्कोप बनाए गए जिसमें हम चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत छोटी चीज़ जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, उन चीज़ों को भी हम उसमें देख सकें, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में अब यहाँ से स्टार्ट होता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए बच्चों, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये हम अभी इस पॉइंट को छोड़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलने के बाद ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था प्याज लेकर के, अनियन पील का, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगी, है ना। तो ये भी हम चीज़ें इसको बाद में लेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे, अब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ यहाँ से। देखिए अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में। बच्चों देखिए, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच के ये पोर्शन जो छोड़ा है मैंने वो चीज़ मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अर्थ पर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उसमें दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये सब के सब जो है वो केवल एक सेल से बने होते हैं। और कुछ तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जिनको हम ट्रू सेल नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि वो एक सेल है, यानी कि उसमें एक सेल के जैसा भी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, वो जिंदा हैं, ठीक है। उनको ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम ये कहेंगे उनको कि वो ए सेलुलर है, यानी कि वो तो सेल भी नहीं है, क्योंकि सेल का मतलब होता है कि एटलीस्ट उसमें न्यूक्लियस हो, ये चीज़ें कुछ आप पढ़ेंगे आगे देखेंगे, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये एक ट्रू सेल है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम सेल भी नहीं कह सकते, तो उनको ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल की बात करें कि जो सेल से बने हुए हैं, जो ट्रू सेल कहलाएंगे, तो उनमें भी कुछ होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि यूनिसेलुलर है। और इनका पूरा सारा फंक्शन, है ना, मतलब खाना से लेकर के खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं, है ना, एवरीथिंग, सब कुछ, सारा काम इनका एक सेल में ही होता है। तो इनकी बॉडी एक सेल से ही बनी होती है और ये सब कुछ वैसे ही अपना सारा फंक्शन कर लेते हैं। जो जितने फंक्शन हमारी बॉडी में चलते हैं उतने ही फंक्शन इनकी बॉडी में भी चलते हैं, लेकिन सिर्फ एक सेल में ही हो जाता है, ठीक है। ये गॉड का करिश्मा है, भगवान का मतलब ये करिश्मा है। इस चीज़ को इंसान मतलब सोच है, हमारे सोच से बहुत परे इंसान की बॉडी होती है। ये चीज़ें जो ईश्वर ने बनाई है ना, ये सोच से परे हैं। तो एक सेल में ही इसकी सारी चीज़ें, हर इसका फंक्शन एक सेल में ही होता है, ठीक है, और आराम से ये सर्वाइव करते हैं। दूसरे होते हैं दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हो गए जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं और आंखों से दिखाई देते हैं। ये तो एक सेल के बने हुए हैं, इसलिए इनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है। जो भी आपको छोटे मोटे, जो भी चींटी देख लो आप, है ना, या कोई इंसेक्ट देख लो, या बर्ड देख लो, या एलिफेंट देखो, ब्लू व्हेल देखो, या फिर हम लोग हैं, हम सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। या जो पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। या कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स कुछ भी होते हैं जो कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, उनमें सेल की संख्या अधिक होती है। तो एक सेल से बने हुए को यूनिसेलुलर कहते हैं और एक से अधिक सेल के जो बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके बच्चों, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि जैसे सेल होता है, ठीक है, जो सेल होता है उसके अंदर तो वैसे ही बहुत सारा पूरा, मतलब सेल का मतलब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, बहुत बड़ी फैक्ट्री। सेल के अंदर आप घुसेंगे ना तो उसमें बहुत सारी काम आप देखेंगे कि बहुत सारी मशीनें चल रही, बहुत सारा काम हो रहा है। तो सेल के अंदर लाइफ का पूरा प्रोसेस जो होता है वो सेल के अंदर परफॉर्म होता रहता है, ठीक है। हर सेल काम कर रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से जिंदा हैं और हम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो सेल जो होते हैं ना, लेकिन सेल भी एक ग्रुप बना करके, ऑर्गन बना करके काम करते हैं। जब
एक एक सेल मिलते हैं, ठीक है, एक जैसा काम करना है तो कुछ सेल का ग्रुप बनता है, ठीक है। इन जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ बच्चों, ये सब हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी यहाँ पर छोटा मोटा दिया हुआ था तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सेल्स होते हैं ना, कुछ सेल्स मिलते हैं और वो सब मिल करके सोचते हैं कि हमको एक फंक्शन करना है ना, मतलब देखने का, मान लीजिए हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं, तो वहाँ के जा रहे सारे सेल का काम इसी उद्देश्य से होगा कि यहाँ पे देखने का काम करना है। तो जो सेल का ग्रुप तैयार होता है किसी एक फंक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। फिर बहुत सारे टिश्यू मिल करके सोचते हैं कुछ ऑर्गन बनाना, ठीक है, तो बनता है ऑर्गन, है ना। सेल, बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारे बॉडी में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, आप देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, ये भी, ठीक है ना, और डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन इसमें मिलकर के काम करेंगे। जैसे हम डाइजेशन की बात करें तो इसमें हमारा स्टमक, पेट होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, ठीक है, माउथ हो गया, ये सब मिल करके काम करते हैं। तो एक एक इसमें, जैसे स्टमक हुआ वो एक ऑर्गन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, ठीक है। एक एक ऑर्गन किससे बने रहेंगे, टिश्यू से बने रहेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हमारी बॉडी में इस तरीके से सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके, है ना, बहुत पूरा ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, और इस तरीके से हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन एकदम तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से परफॉर्म किया जाता है, जिस तरीके जो फंक्शन यूनिसेलुलर में एक सेल में ही केवल परफॉर्म होता है। और हमारी बॉडी में पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, पूरी बहुत बड़ा पूरा मशीन की तरह से बना होता है, जिसमें एक एक फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब जितने भी हमारे, जो अभी आपको बताए थे पीछे भी, कि जितने भी हमारे सेल होते हैं वो पिछले वाले सेल से ही मिलकर के बने होते हैं। तो सेल से सेल का बनना, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। हमारी बॉडी में हमेशा ही सेल डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से छः, मतलब सेल बनते ही रहते हैं। सेल डिवीजन भी आप पढ़ेंगे कि इसी चैप्टर में है कि सेल डिवीजन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हमारे सेल जो होते हैं ना वो डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होंगे तभी तो नया सेल को जन्म देंगे, है ना। तो सेल, एक सेल है वो डिवाइड होता है, 2 बनाता है, या फिर एक सेल है वो डिवाइड होता है और 4 सेल बनाता है। तो इस तरीके से सेल भी डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन का भी प्रोसेस चलता रहता है, और उसी से नए नए सेल बनते रहते हैं। और जब सेल की संख्या बढ़ती जाएगी तो इन्हीं सेल की संख्या बढ़ने की वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिसमें बहुत सारे सेल हैं। ये बहुत सारे सेल आए कहाँ से, सिर्फ एक सेल से आए हैं। मैंने आपको बताया कि जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, तो हमारी लाइफ की जब शुरुआत होती है मदर की बॉडी में, तो सिर्फ हम एक सेल के होते हैं, जिसको बोला जाता है जाइगोट, ठीक है। उस समय हम कहलाते हैं जाइगोट कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। और प्लांट्स में हम स्पोर कहलाते हैं, प्लांट्स में स्पोर बोला जाता है, एनिमल में उसको जाइगोट बोला जाता है। एक जाइगोट जो कि सिर्फ एक सेल का होता है, या प्लांट्स में एक स्पोर जो कि सिर्फ एक सेल का होता है, इसके अंदर सेल डिवीजन होता जाता है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से सेल बनते जाते हैं और बनते सेल डिवीजन होते होते एक अंगों का निर्माण होता जाता है। खूब सारे सेल बन गए तो हाथ बन गया, फिर पैर बन गया, फिर आंखें बन गई, नाक बन गया, ठीक है। इस तरीके से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है सिर्फ एक जाइगोट से, ठीक है। और धीरे इसी तरीके से, और प्लांट्स में भी इस तरीके से स्पोर है, जैसे वो डिवाइड होता जाएगा तो उसमें सेल डिवीजन होते होते फिर पूरा प्लांट बन जाता है और हमको दिखाई देने लगता है। तो हम मल्टी सेलुलर जो बनते हैं वो हम एक सेल से ही अपनी जीवन को प्रारंभ करते हैं। जो पहला हमारा सेल होगा उसको हम जाइगोट कहेंगे। जाइगोट के बाद धीरे धीरे जब सेल थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। मदर की बॉडी में नाम भी चेंज होता रहेगा। पहले एक सेल का था जाइगोट, और सेल बढ़ गए तो उसको एम्ब्रियो। बहुत सारे स्टेज आते हैं, गैस्ट्रुला है ना, इससे ब्लास्टुला, बहुत सारे स्टेज आते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से और बच्चा बड़ा हो गया तो उसको फीटस बोलेंगे, ठीक है। बाहर बच्चा आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर बाहर आ जाएगा तो उसको बेबी बोलेंगे, है ना। इस तरीके से फिर यंग होगा, है ना, यंग कहलाएगा, फिर ओल्ड कहलाएगा, मतलब कई स्टेज देखिए। लेकिन जीवन का प्रारंभ कहाँ हो रहा है, जाइगोट से हो रहा है, एक सेल से हो रहा है। तो एक सेल में ही सेल डिवीजन होते होते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में प्रतिदिन, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें दी गई हैं कि हमारी बॉडी में प्रतिदिन बहुत सारे सेल जो होते हैं वो सेल का डेथ होता रहता है ना। बहुत सारे सेल डेथ मतलब मृत्यु होते रहते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि WBCS है हमारी बॉडी में जो कि अटैक करते हैं जब
जर्म से अटैक करते हैं, उनका काम है जर्म से फाइट करना, तो जर्म से फाइट करते करते उनका वो भी डेथ हो जाता है उनका भी। या फिर हमारी स्किन से भी बहुत सारे सेल जो होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, डेड सेल कहलाने लगते हैं वो, और उनको रिप्लेस किया जाता है, उनको हट जाते हैं, उनके जगह पे नई सेल आती हैं। और इस तरीके से हमारे उन सेल्स की मृत्यु होने से कोई दिक्कत नहीं होती है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, उनको तो हटाना ही होता है, क्योंकि काफ़ी जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो हट जाते हैं, उनके जगह पे नई सेल आती है, वो वापस से फिर रिफ्रेश होकर के और काम करती हैं वो नई तरीके से। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट चलता रहता है एवरीडे, हर दिन न्यू सेल्स आते हैं और पुराने सेल की जगह लेते हैं और पुराने डेड सेल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसके आगे देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं, तो या तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर पीछे आपका जो रह गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक आपका प्रैक्टिकल रह गया है ये अनियन पिल्स वाला, वो प्रैक्टिकल भी आपको कराऊंगी। ठीक है, तो पीछे का या तो देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मन लगा करके सब स्टडी करो बच्चों, है ना, साइंस को आप फील करके पढ़िए। साइंटिस्ट जिस हिसाब से उन्होंने फील करके और आपके लिए इतना कुछ अपने लाइफ का इतना लॉन्ग टाइम दे करके इतना कुछ आपके लिए छोड़ के गए हैं, वो इतना कुछ रिसर्च करके गए हैं, दे कर गए हैं, इन्वेंट करके गए हैं, तो हमको भी उस चीज़ को महसूस करके फील करके पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जामिनेशन के उद्देश्य से पढ़ेंगे। खूब मन लगा करके बच्चों पढ़ो, एक बार मन लगा करके अगर आप पढ़ लिए ना तो वो लाइफ में कभी भी भूलेगा नहीं। और अगर आपने एग्जाम के उद्देश्य से पढ़ा है ना, तो आज आपने एग्जाम दिया, कल आपको ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो इंटरेस्ट से पढ़िए बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन लगा करके पढ़िए। मुझे तो साइंस बहुत इंटरेस्ट है, कुछ बच्चे तो मुझे बोलते हैं श्वेता में मतलब साइंस है बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान मतलब जिस तरीके से रोज़ सांस लेता है ना, उस तरीके से साइंस भी अंदर बसा हुआ है कि साइंस पढ़ना है या पढ़ाना है। बहुत थके रहो फिर भी टाइम निकालो, थोड़ा सा पढ़ाओ, थोड़ा सा पढ़ा लेने से अच्छा ऐसा लगता है, अच्छा फील होता है कि हाँ मेरी मुलाकात तो हुई साइंस से, है ना, तो इससे मुलाकात करना जरूरी होता है। आप लोग भी बच्चों खूब मन लगा करके स्टडी करिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।